Om Shanti and very good evening to all of you. हम सेंटेंस कैसे बनाना ये सीख रहे हैं, वाक्य की रचना कैसी करनी है ये सीख रहे हैं और कल हमने इसमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट सीखा। इसमें हमने दो क्रियापद लिए थे, टू वॉक जो इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रियापद है और टू कुक जो ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रियापद है। आज हम इसी क्रियापद को लेकर कंटिन्यूअस एस्पेक्ट सीखेंगे। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट सीखने के लिए अन्य क्रियापद की सहायता की जरूरत पड़ती है और ये जो सहायक क्रियापद है उसका इंफिनिटिव फॉर्म है टू बी। जब हम टू बी को कॉन्जुगेट करते हैं तो वर्तमान काल में हमें एम, इज और आर मिलता है और भूतकाल में वॉज और वेर मिलता है। टू बी का फ्यूचर टेंस नहीं होता और अगर फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल करना है तो उसकी धातु का, उसके बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है बी का। ये सब चीज हम आज देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि वाक्य रचना करीबन आज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में मंडे आपके लिए टू बी का, टू हैव का और टू डू का कॉन्जुगेशन का चार्ट पोस्ट करूंगा। ये तीनों सहायक वर्ब है और इनकी सहायक के बगैर इंग्लिश में कुछ नहीं हो सकता। जैसे कंटिन्यूअस टेंस आपके सामने स्क्रीन पे है, ये भी बड़ा आसान टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू वॉक जो अपना इंफिनिटिव वर्ब है उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल, ये सभी जगह पे वॉकिंग में आईएनजी लगता है। वॉक में आईएनजी लगने से जो वॉकिंग होता है वो क्रियापद का ही एक हिस्सा है। जब वॉकिंग अकेले आता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्तमान क्रूदन। इसके बारे में अगेन मैं आपको सेपरेटली सिखाऊंगा। मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस टू बी की मदद बगैर नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि कर्ता और वॉकिंग के बीच में टू बी का कॉन्जुगेशन है। हम एक के बाद एक लाइन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, आई एम वॉकिंग। आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम वॉकिंग। प्लूरल में वी आर वॉकिंग। इसका मतलब होता है हम इस वक्त चल रहे हैं। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब होता है हम ये क्रिया इस वक्त हो रही है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एवं प्लूरल के लिए यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज आएगा, ही इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, इट इज वॉकिंग। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आर वॉकिंग। अगर आप एम को छोड़ दे, ये स्पेशल कॉन्जुगेशन है टू बी का, जो एम के साथ, आई के साथ हमेशा एम आता है। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में टू बी के कॉन्जुगेशन में एक वचन में इज आता है और बहुवचन में आर आता है। करीब ऐसी ही वाक्य रचना पास्ट टेंस के अंदर है। फर्क इतना कि जो टू बी का कॉन्जुगेशन था वो अब पास्ट टेंस में चला जाता है, क्योंकि हम वॉकिंग का तो पास्ट टेंस नहीं बना सकते और वॉकिंग का नहीं बना सकते इसलिए हमें बाहर से सहाय चाहिए और ये सहाय टू बी देता है। तो जो स्पेशल सिचुएशन प्रेजेंट टेंस में है आई एम, वो एम न तो पास्ट टेंस में देखने मिलेगा आपको न फ्यूचर टेंस में। ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में एक स्पेशल वर्ड की तरह आता है और हमें याद रखना है। पास्ट टेंस में टू बी के कॉन्जुगेशन में एक वचन में वॉज आएगा और बहुवचन में वेर आएगा।
बड़ा सिंपल है, वॉकिंग तो वॉकिंग ही रहता है, आई रहता है, बीच में आपको ईज का वॉश करना है और आर का वेर करना है। आई वॉज वॉकिंग, वी वेर वॉकिंग, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लोरल। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लोरल एक ही वाक्य है, यू वेर वॉकिंग, यू वेर वॉकिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही वॉज वॉकिंग, शी वॉज वॉकिंग, इट वॉज वॉकिंग। और थर्ड पर्सन प्लोरल, दे वेर वॉकिंग। ये पास्ट टेंस का उपयोग क्रिया उस वक्त की घड़ी की क्रिया दिखाने के लिए कहा जाता है जिस वक्त का रेफरेंस लेके कोई बात करता है। जैसे कोई आपको पूछे कि कल 7 बजे आप क्या कर रहे थे, तब आप कहते हैं कि आई वॉज वॉकिंग, क्योंकि 7 बजे आप चलते थे। इसी तरह भविष्य काल का भी समय का रेफरेंस होता है। भविष्य काल बनाना है तो हमें विल की मदद चाहिए, तो विल तो आएगा ही आएगा भविष्य काल के लिए। लेकिन कंटिन्यूअस एस्पेक्ट जिसमें क्रियापद का वर्तमान कृदंत यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉकिंग आता है, वो अकेले क्रियापद नहीं बना सकता। हमने प्रेजेंट टेंस में भी टू बी का कॉन्जुगेशन रखा था, पास्ट टेंस में भी टू बी का कॉन्जुगेशन रखा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में टू बी का कॉन्जुगेशन नहीं होता है, और इसलिए हमें टू बी का बेस फॉर्म जिसे हम धातु कहते हैं वही इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई विल बी वॉकिंग, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी विल बी वॉकिंग। विल में सिंगुलर और प्लूरल में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए हर जगह विल आएगा। और इसका फ्यूचर टेंस बहुत आसान है, आपको सिर्फ आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ही याद रखना है। बाद में हर जगह विल बी वॉकिंग आता है, बड़ा सरल है ये। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्तमान कृदंत के बगैर नहीं हो सकता। वर्तमान कृदंत बनाने के लिए क्रियापद के पीछे आईएनजी रखा जाता है। यह क्रियापद चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, ये नियम एक ही है, क्रियापद के बाद आईएनजी आता है। और कर्ता और प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉकिंग के बीच में टू बी का कॉन्जुगेशन आता है। यह भी बड़ा सरल है, आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पर्सन में ध्यान देना है। यहाँ आई एम आता है, कभी भी आई इज नहीं आएगा। इसके अलावा एक वचन में इज और बहुवचन में आर, पास्ट टेंस में एक वचन में वॉज, बहुवचन में वेर, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल में कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, तो सिर्फ बी आएगा। विल का विल आएगा, विल का भी कॉन्जुगेशन नहीं होता, उसका एक वचन बहुवचन भी नहीं होता, तो हर जगह विल बी वॉकिंग आएगा। आपको सिर्फ कर्ता बदलना है। इसे आप पढ़िए, कंठस्थ करिए। अब हम जाएंगे टू कुक की तरफ। वही क्रियापद लेके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ कल की तरह आपका ध्यान दोहराऊंगा कि कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में जहां इंट्रांजिटिव वर्ब है वहां कर्म नहीं है, और इसलिए हिंदी और इंग्लिश का वाक्य एक समान है। मैं चलती हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं चलता हूँ, आई एम वॉकिंग। लेकिन कर्म आने से नियम बदल जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश का वाक्य बदल जाता है। हिंदी में हम कहते हैं मैं खाना पका रही हूं, और इंग्लिश में कर्ता के बाद क्रियापद आता है, इसलिए हम कहेंगे मैं पका रही हूं खाना। कर्म क्रियापद के बाद आता है इंग्लिश में, और हिंदी में कर्म क्रियापद के पहले आता है। ये कल हमने सिंपल एस्पेक्ट में भी देखा था। यही नियम यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और कर्म है। मैंने सेम कर्म रखा है, सेम क्रियापद रखा है। इनट्रांजिटिव क्रियापद की तरह नियम वही है, और जो वाक्य बनते हैं वो एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
देखिए आई एम वॉकिंग का होता है आई एम कुकिंग। फर्क इतना है कि यहाँ कर्म है इसलिए हमें पीछे फूड लगाना पड़ेगा। वी आर वॉकिंग वी आर कुकिंग, यू आर वॉकिंग यू आर कुकिंग, यू आर वॉकिंग यू आर कुकिंग, he is walking he is cooking, she is walking she is cooking, it is walking it is cooking, they are walking they are cooking। कोई फर्क नहीं है, सेम नियम है, सेम शब्द है, सिर्फ क्रियापद की धातु बदल जाती है, इंफिनिटिव का बेस फॉर्म बदल जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज पास्ट टेंस में भी होती है। पास्ट टेंस में होता था आई वॉज वॉकिंग, यहाँ पे है आई वॉज कुकिंग, और कर्म होने से पीछे हम फूड लगाते हैं ताकि हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो मैं फिर दोनों वाक्य साथ में बोलता हूं पास्ट टेंस में। आई वॉज वॉकिंग आई वॉज कुकिंग, वी वेर वॉकिंग वी वेर कुकिंग, यू वेर वॉकिंग यू वेर कुकिंग, यू वेर वॉकिंग यू वेर कुकिंग, he was walking he was cooking, she was walking she was cooking, it was walking it was cooking, they were walking they were cooking। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कर्म लगता है पीछे जो वॉक में नहीं लगता, क्योंकि वॉक अकर्मक क्रियापद है। फ्यूचर टेंस में भी कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है वर्ब को छोड़ के। आई विल बी वॉकिंग I will be cooking, we will be walking we will be cooking, you will be walking you will be cooking, he will be walking he will be cooking, she will be walking she will be cooking, it will be walking it will be cooking, they will be walking they will be cooking। मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया कि बीती हुई कल को जब आप 7 बजे खाना पकाते थे और कोई पूछे आप 7 बजे क्यों नहीं आए थे, तो आप कहते हैं आई वॉज कुकिंग। आपका मतलब है मैं उस घड़ी उस वक्त खाना बना रही थी। फ्यूचर टेंस में भी समय का संदर्भ यही रहता है, सिर्फ यह है कि समय अभी फ्यूचर टेंस में जाता है। अगर आपको कोई आने वाली कल बुलाते हैं कि शाम को 7 बजे मिलेंगे, तो आप कहते हैं नहीं मैं शाम को 7 बजे कल नहीं मिल सकती। पूछे क्यों, तो कि आई विल बी कुकिंग, उस वक्त मैं खाना पका रही होगी तो मैं नहीं आ सकती मिलने के लिए आपको। तो ये एग्जैक्ट समय दिखाता है, चाहे वर्तमान का, चाहे भूतकाल का, चाहे फ्यूचर का, और ये इसका उपयोग है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का। मैंने ये जो छोटा सा एग्जाम्पल दो दिया कि बीती हुई कल को आपकी फ्रेंड बुला रही है मिलने के लिए, या आपका रिलेटिव आपके संबंधी बुला रहे हैं, आप ना कहते हैं और वजह देते हैं, तो वो वजह आप कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में देते हैं, और उसी तरह ये वजह आप फ्यूचर एस्पेक्ट में भी देते हैं। आपको क्या करना है, आपकी रियल लाइफ में, आपकी कल्पना में ऐसी सिचुएशन सोचनी है, आपको ऐसी काल्पनिक सिचुएशन बनानी है, और उसमें एक पात्र आपको प्रश्न पूछेगा और आपको उसका जवाब देना है। आप सिंपल एस्पेक्ट के लिए भी ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं, सोच सकते हैं, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के लिए भी सोच सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको परफेक्ट एस्पेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी सोच सकते हैं। जब आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ या काल्पनिक सिचुएशन के साथ जोड़ देंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सा एस्पेक्ट यूज करना है, और कौन सा शब्द यूज करना है। ये आपके लिए सरल हो जाएगा। नहीं तो हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट स्टडी हो जाएगी जो सिर्फ थियरी में होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम इंग्लिश इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आगे जाके इंग्लिश बोलना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं सारे सेशन कंप्लीट कर दूं और उसके बाद आप इंग्लिश बोलने लगे। आपको साथ साथ इंग्लिश बोलना पड़ेगा। हर रोज जो स्लाइड्स हम देखते हैं उसमें जितने भी नए इंग्लिश शब्द आते हैं वो कंटेस्ट करने पड़ेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको बता दूं, मैंने बुधवार से स्टार्ट किया, तो अगले बुधवार से
मैं पहली स्लाइड में जितने भी इंग्लिश शब्द थे उसका हिंदी शब्द में बोलना बंद कर दूंगा। क्यों, अगर मैं हिंदी बोलता ही रहा तो आपको भी सुविधा रहेगी हिंदी में सुनने की, बड़ा आसान रहेगा और आपका ध्यान इंग्लिश की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, आपको सारे शब्द इंग्लिश से कंठस्थ करने हैं, वरना ऐसा हो जाएगा कि मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा और अगर आपको पिछली स्लाइड्स के इंग्लिश शब्द याद नहीं है तो फिर एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप आने वाली सेशन से जुड़ नहीं पाएंगे। अब हम परफेक्ट एस्पेक्ट लेते हैं। जब हमें पूछा जाता है कि ये खाना कैसा है और जब आप कहते हैं कि खाना परफेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खाने में ऐसी कोई कमी नहीं है जो पूरी करनी चाहिए। खाना योग्य तरीके से पका है और सब मसाला वगैरह सब स्पाइसेस ढंग से डाले गए हैं और बड़ा टेस्टी है। अगर कुछ रह गए तो आप कहेंगे इसमें थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ी मिर्ची डाल दो, तो वो परफेक्ट नहीं है, वो बाद में परफेक्ट बनता है नमक डालने के बाद। तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, खत्म हो गया। और क्रियापद के संदर्भ में, क्योंकि परफेक्ट का संबंध क्रियापद से है, तो क्रियापद के संबंध में मैं ये कहूंगा कि जो भी क्रिया की बात होती है वो परफेक्ट, कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। लेकिन ये क्रिया इतनी पुरानी भी नहीं है कि हम वर्तमान काल से भूतकाल में चले जाए। तो यहां कहने का मतलब यह है कि हम जिस समय की बात करते हैं उस समय से थोड़े ही वक्त पहले यह क्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अभी अभी उसी काल में है जिस काल की हम बात करते हैं। और यहां मैं और एक बात आपको बता दूं कि ये जो समय का संदर्भ है वो किस प्रकार की क्रिया है उस पर निर्भर होता है। इसके मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा जब आप ये सीख जाएंगे। आज भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई, इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट पहले खत्म हुई। क्रिया 1 हफ्ते पहले भी खत्म होती है तो हम बोल सकते हैं अभी अभी खत्म हुई। और ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस टू बी की सहाय के बगैर नहीं बनता। इसी तरह परफेक्ट एस्पेक्ट टू हैव की सहाय के बगैर नहीं बनता। मैं एक रिवीजन कर लूं छोटा। सिंपल एस्पेक्ट में किसी की सहाय नहीं चाहिए, आई वॉक। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में टू बी की सहाय चाहिए, आई एम वॉकिंग। और परफेक्ट एस्पेक्ट में टू हैव की सहायता चाहिए, आई हैव वॉक्ड। ये भी बड़ा सरल छंद है। आप देखो, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस में आपने पास्ट टेंस कैसे बनाया था? क्रियापद के पीछे, रेगुलर क्रियापद के पीछे ईडी लगाया था। मैं आपको दोबारा ये स्लाइड दिखा सकता हूं। नहीं, ये दूसरी स्लाइड पे है, इस पे नहीं है। देखता हूं मैं, अगर है तो आपको रिवीजन करवा देता हूं ऑन द स्पॉट। अभी देखिए पास्ट टेंस, इसमें आई वॉकड, यही चीज यहां परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट एस्पेक्ट में आती है। फर्क इतना है कि बीच में हैव आता है और यहां परफेक्ट एस्पेक्ट में जब वॉक का वॉकड होता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जो वॉकड सिंपल एस्पेक्ट में था वो भूतकाल था और यहां पे जो वॉकड है वो भूत कृदंत है। ये दो अलग चीज है। हालांकि स्पेलिंग सेम है और उच्चार सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्थान बदल गया। जब ये वॉकड सिंपल एस्पेक्ट में था तो वह भूतकाल था। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूं, ये गलतियां कई लोग करते हैं, आप मत करना। तो देखिए, आपके सामने सिंपल एस्पेक्ट है और पास्ट टेंस है। इसमें आपने वॉकड लिखा है, हमने आई वॉकड, ये भूतकाल है, ये पास्ट टेंस है। लेकिन परफेक्ट एस्पेक्ट के अंदर जो वॉकड़ा आता है वो सेम, एग्जैक्टली सेम शब्द होने के बावजूद ये भूत कृदंत है, भूतकाल नहीं है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है।
बड़ा सरल एस्पेक्ट है ये। देख लीजिए, आप बीच का हैव वाला शब्द निकाल दिए तो वही है, आई वॉकड़ा, आई वॉकड़ा, आई वॉकड़ा। हर जगह पे यही आता है, वी वॉकड़ा, वी वॉकड़ा, वी वॉकड़ा, यू वॉकड़ा, यू वॉकड़ा। बीच में क्या आता है? परफेक्ट एस्पेक्ट दिखाने के लिए टू हैव का कॉन्जुगेशन आता है। टू हैव के कॉन्जुगेशन में 3 शब्द आते हैं। वर्तमान काल में हैव आता है, आई हैव वॉकड, वी हैव वॉकड। आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस में आई हैव वॉकड, वी हैव वॉकड। सेकंड पर्सन में यू हैव वॉकड, यू हैव वॉकड। फिर आपको याद होगा कि सिंपल एस्पेक्ट में प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी अन्य पुरुष एक वचन में क्रियापद के पीछे एस लगता था। चलो आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। ये है सिंपल एस्पेक्ट, वही क्रियापद है वॉक, और आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने वॉक के पीछे एस लगाया था, और आपका ध्यान दोहराने के लिए उसको मैंने सेल्फ फिल भी कर दिया है, कलर लगा दिया है। यही बात यहां परफेक्ट एस्पेक्ट में होती है। आपको हैव का हैज करना है, सिर्फ एक ही जगह पे, प्रेजेंट टेंस में, थर्ड पर्सन में और सिंगुलर में। एक ही जगह है जहां पे आपको हैव का हैज करना है, बाकी हर जगह वर्तमान काल में हैव रहेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव रहेगा, दे हैव वॉक। मैं दोबारा थर्ड पर्सन बोलता हूं, ही हैज वॉक, शी हैज वॉक, इट हैज वॉक। और ये रूल अब लागू नहीं पड़ेगा प्लूरल में, प्लूरल में फिर से आएगा दे हैव वॉक। जैसा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है वही वाक्य आपको पास्ट टेंस में मिलेगा, सिर्फ हैव का कॉन्जुगेशन चेंज हो जाता है। और हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, HAD, हैड। तो सब जगह पे हैड आएगा, क्योंकि जो हैज वाला रूल है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लागू होता है, पास्ट टेंस में नहीं होता। तो देखो एक समान वाक्य हमको देखने मिल रहे हैं। आई हैड वॉकड, पास्ट टेंस में देखिए, आई हैड वॉकड, we had walked, you had walked, you had walked, he had walked, she had walked, it had walked, they had walked। अब हम फ्यूचर टेंस में आते हैं, तो वहां पे भी भूतकृदंत वही रहता है, वॉकड। अगर ये वॉकड भूतकृदंत नहीं होता तो फ्यूचर टेंस में बड़ी गड़बड़ी होती कि वॉकड तो भूतकाल है, तो फ्यूचर टेंस में कैसे आ सकता है? पास्ट टेंस वाला, भूतकाल वाला शब्द भविष्य काल में कैसे आ सकता है? इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया कि जो वॉकड यहाँ आप देखते हैं वो भूतकाल नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, ये भूतकृदंत है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसकी स्लाइड आपको मंडे देखने मिल जाएगी। और इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल होने के नाते फ्यूचर टेंस में भी आ सकता है। फ्यूचर टेंस क्रियापद अपने आप नहीं बना सकता, इसलिए हर जगह विल भी आता है। और फ्यूचर टेंस में हैव का पास्ट टेंस आने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, तो हैड नहीं आएगा। और टू बी की तरह टू हैव का भी कॉन्जुगेशन फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस में हम हैव के प्रेजेंट टेंस के कॉन्जुगेशन से काम चला लेते हैं। यही नियम है, ये इंग्लिश भाषा का लिमिटेशन है, इंग्लिश भाषा की मर्यादा है कि न तो क्रियापद का फ्यूचर टेंस कॉन्जुगेट होता है, मैं चलूंगा, सिर्फ एक शब्द से मैं भविष्य काल दिखा सकता हूं, मैं चलूंगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इसलिए आई विल वॉक आता है। और परफेक्ट एस्पेक्ट बनाने के लिए उनके पास हैव का भी कोई फ्यूचर टेंस नहीं है, हैव का कॉन्जुगेशन नहीं होता फ्यूचर में, इसलिए जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में आता है वही कॉन्जुगेशन फ्यूचर में लगा के काम चला लेना पड़ता है। तो बड़ा सरल है। अब अगेन मैं आपको फिर ले जाता हूं सिंपल एस्पेक्ट में। देखिए, आप फर्स्ट पर्सन देखिए, प्रेजेंट टेंस देखिए और फ्यूचर टेंस देखिए। मैंने उस दिन भी बताया था कल कि आई वॉक प्रेजेंट टेंस में है और आई वॉक फ्यूचर टेंस में भी है।
लेकिन फ्यूचर टेंस है इसलिए बीच में हमने विल डाला है। बाकी देखिए शब्द एग्जैक्टली सेम है, आई वॉक, फ्यूचर टेंस में विल आता है बीच में। यही बात हमारे परफेक्ट एस्पेक्ट में होती है। परफेक्ट एस्पेक्ट में प्रेजेंट टेंस में क्या है, आई हैव वॉकड। आप देखो यही शब्द फ्यूचर टेंस में है, आई हैव वॉकड, लेकिन फ्यूचर टेंस है इसलिए हमने बीच में विल डाल दिया है, आई विल हैव वॉकड। तो ये बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस का ब्रिज बनाना। सिर्फ विल शब्द ऐड करने से पूरा प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस बन जाता है, और नियम में और कोई बदलाव नहीं है। हैव का कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो प्रेजेंट टेंस वाला हैव आता है। अब मैं फिर एक बार आपको सारा फ्यूचर टेंस बोल के दिखाता हूँ। आई विल हैव वॉकड, वी विल हैव वॉकड, यू विल हैव वॉकड, यू विल हैव वॉकड, he will have walked, she will have walked, it will have walked, they will have walked। अब समझो आप शाम को 6 से लेके 7 बजे तक आपने आपका वॉक लिया और आके कुर्सी पे थक के बैठ गए। उस वक्त आपका और कोई फ्रेंड आता है जो अभी अभी चलने आया है और आपको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ चलो हम वॉक लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, मैंने अभी अभी वॉक ले लिया, अभी अभी, मैं दोबारा नहीं वॉक ले सकता। तब आप ये प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में प्रयोग करेंगे, आई हैव वॉकड। इसका मतलब होता है मेरा चलना खत्म हो गया, लेकिन बात अभी भूतकाल में नहीं गई है, 2-4 मिनट पहले ही मेरा चलना, मेरा वॉक लेना खत्म हुआ और अब दोबारा मैं नहीं चल सकता। आई हैव वॉकड। अब तीनों वाक्य को समय के संदर्भ में एक बार फिर बता देता हूं। अगर आप हर रोज वॉक लेते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं हर रोज वॉक लेता हूं, तो सिंपल एस्पेक्ट आएगा आई वॉक। अगर शाम को 6:30 बजे चल रहे हैं, उस वक्त किसका फोन आता है कि चलो हम मिलते हैं, तो कहेंगे नहीं, इस वक्त मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। और आपका वॉक लेना खत्म हो गया, उसके 2-5 मिनट के बाद कोई कहते हैं चलो वॉक लेते हैं, तो आप कहते हैं नहीं, अभी अभी मेरा वॉक खत्म हुआ, आई हैव वॉकड। तो ये समय का संदर्भ है और इस तरह से हम तीनों एस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश में और एक एस्पेक्ट होता है, चौथा एस्पेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस एस्पेक्ट। यह एस्पेक्ट समझने में थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं इस वक्त आपको नहीं सिखाऊंगा। जब वाक्य रचना पे हमारी थोड़ी ग्रिप आ जाए, थोड़ी पकड़ आ जाए, तो बाद में सिखाऊंगा, ताकि आपको वो समझने में आसान पड़े। काम आपका शुरू होता है अभी। आपको नए नए हिंदी क्रियापद हिंदी में लिखने हैं, उसके सामने इंग्लिश में लिखने हैं, और फिर कौन से रेगुलर है कौन से इरेगुलर है वो ढूंढने हैं, और इस प्रकार वाक्य बनाना है। कोई भी इरेगुलर क्रियापद है तो अभी आप छोड़ दो, क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है अभी तक। लेकिन आपको जब भी रेगुलर क्रियापद मिले तो आप बेशक इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अब हम कुक वर्ब में जाते हैं, जहां कर्म है। फिर वही बात होती है, हिंदी में हम कहते हैं मैंने अभी अभी खाना पकाया। मैं हिंदी का ट्रांसलेशन बदलना भूल गया हूं, मैं करेक्ट करके इस सेशन के बाद में रख दूंगा। तो वाक्य आएगा मैंने अभी अभी खाना पकाया, और इंग्लिश में आएगा मैंने पकाया अभी अभी खाना। इंग्लिश में कर्म आगे आएगा और क्रियापद पीछे जाएगा। वॉक की तरह आप देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में विल के अलावा कोई फर्क नहीं है, और इसी तरह प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में भी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हैव का कॉन्जुगेशन हैड हो गया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। यहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको हैव का हैज करना पड़ेगा, जो बात मैंने हाईलाइट की है आपका ध्यान दौड़ने के लिए, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो आई हैव वॉकड जैसा है आई हैव कुक, मैं दोनों वाक्य साथ में बोलूंगा। फूड नहीं बोलता हूं, क्योंकि फूड तो सिंपल है, कर्म है, आपको पीछे सकर्मक क्रियापद के पीछे जोड़ देना है, इसमें ना कॉन्जुगेशन करना है ना और कोई बदलाव लाना है। तो मैं दोनों वाक्य साथ में बोलता हूं,
I have walked, I have cooked. We have walked, we have cooked. You have walked, you have cooked. He has walked, he has cooked. She has walked, she has cooked. It has walked, it has cooked. They have walked, they have cooked. यही वाक्य पास्ट टेंस में आते हैं, एक ही बदलाव के साथ कि जहां हैव है वहां हैड हो जाता है और जहां हैज है वहां पे भी हैड हो जाता है। और फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वही है जो प्रेजेंट टेंस में है, कोई बदलाव नहीं आता है। सिर्फ फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए हमें यहाँ विल ऐड करना पड़ता है, विल जोड़ना पड़ता है। तो देखिए वहां पे भी यही है, आई हैव कुक फूड, वहां पे भी फ्यूचर टेंस में भी वही है, आई हैव कुक फूड, सिर्फ बीच में विल आ जाता है। तो इस प्रकार से जो 3 एस्पेक्ट मुझे सिखाने थे आपको, सिंपल एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट और परफेक्ट एस्पेक्ट, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको सिखा दिया। आगे की प्रैक्टिस आपको करनी है और मंडे को मैं आपको रेगुलर क्रियापद का एक छोटा सा लिस्ट दूंगा हिंदी भाषांतर के साथ, और आपको आपके मन में काल्पनिक सिचुएशन बनानी पड़ेगी और इस क्रियापद को लेके एक छोटा सा संवाद आपको लिखना पड़ेगा जिसके अंदर आप ये तीनों एस्पेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटी सी बात बता दूं ग्रामर के एंगल से कि इंग्लिश में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। जो सामान्य प्रकार के वाक्य है जिससे हम कोई माहिती देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, किसको कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, उसको असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। जब हमारा वाक्य नहीं बल्कि प्रश्न है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, तो ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जब हमें हमारी भावना को, हमारे आश्चर्य को, हमारी खुशी को बहुत मजबूताई के साथ दिखाना है तो हम एक्सक्लेमेटरी, इसका हिंदी उच्चार भी मैंने लिखा है चारों का, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार के 4 वाक्य है। हम जो अभी वाक्य रचना कर रहे हैं वो पहली कैटेगरी असर्टिव में कर रहे हैं। इसके पर जब हमारी पकड़ आएगी तो हम इंटरोगेटिव में जाएंगे, इंपरेटिव में जाएंगे और एक्सक्लेमेटरी में जाएंगे। एक खाली इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देता हूं कि इंपरेटिव में कर्ता कभी लिखा नहीं जाता। बैठ जा हम बोलते, तू बैठ जा नहीं बोलते, सिट डाउन हम यू सिट डाउन नहीं बोलते, और रिक्वेस्ट भी करते हैं तो प्लीज क्लोज द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा बंद करो। हम ये नहीं बोलते हिंदी में भी मेहरबानी करके आप दरवाजा बंद करो, ये काफी है अगर आप बोले कर्ता के बगैर। जनरली कर्ता का इस्तेमाल नहीं होता है। ग्रामर में आपको और 2 शब्द सीखने हैं। सब्जेक्ट तो आपको पता है कि कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो भी वाक्य आता है, वाक्य का अंश आता है, इसमें क्रियापद आएगा, फिर कर्म आएगा। जैसे ये जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं, माय मदर कुक्स राइस एवरी डे, आखिरी वाक्य है, तो कुक्स क्रियापद है, राइस कर्म है। तो इस प्रकार का जो भी चीज आएगा सब्जेक्ट के बाद वो प्रेडिकेट कहलाता है। मैंने इसीलिए दोनों के कलर समान रखे हैं, माय मदर में और सब्जेक्ट में सेम कलर है, और कुक्स राइस एवरीडे और प्रेडिकेट में सेम कलर है। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कर्ता को सब्जेक्ट और कर्ता के बाद जो भी आता है, जितना भी लंबा सेंटेंस हो, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम मुखवास पे आते हैं। कल मैंने आपको क वर्ग की बात की थी, आज हम ख वर्ग की बात करेंगे, सॉरी च वर्ग की बात करेंगे। तो क वर्ग की तरह च वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, और ये 5 अक्षर बोलने के लिए आपकी जीभ को ऊपर तालु के साथ लगाना पड़ता है। हम इतनी स्वाभाविक तौर से भाषा बोलते हैं कि हमें यह पता भी नहीं चलता। और इन अक्षरों को तालव्य इसलिए कहते हैं कि इन्हें बोलने में हमें जीभ को ऊपर तालु के साथ लगाना पड़ता है। अब मैं आपको एक छोटी टेस्ट देता हूं, ना मैं आपको देख सकता हूं, ना आप आपके अनुभव मुझे कह सकते हैं, लेकिन हम एक 2 मिनट में
एक छोटी टेस्ट ले लेते हैं। आप आपका मुंह खोल के आपकी उंगली से आपकी जीभ को नीचे की तरफ दबाइए। चलो हम टेस्ट शुरू करते हैं। मुंह खोलो, उंगली मुंह में डालो और आपकी जीभ को हल्का सा जोर देख के बिल्कुल नीचे की तरफ दबाओ। फिर वो ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे के नीचे रहनी चाहिए। और इसी तरह जब आपकी जीभ आपने दबाए रखी है, च बोलो। मेरा विश्वास है आप च नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि च बोलने के लिए जीभ को तालू पे लगाना पड़ता है और यहाँ आपने उंगली से इसको नीचे पकड़ के रखी है। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ता है कि 5 प्रकार के अवरोध जो जीभ से क्रिएट किए जाते हैं, जीभ से बनाए जाते हैं, तो इसमें से हम व्यंजन बोलते हैं। अब ग्रामर से जुड़े कुछ अक्षर वोकैब्युलरी के अंदर मैं आपको बताता हूं। पहला शब्द है लेटर। लेटर के 2 मीनिंग होते हैं। हम जो पत्र लिखते हैं उसको भी लेटर कहते हैं, और व्याकरण में जो एक अक्षर होता है उसको भी लेटर कहते हैं। दूसरा आता है सिलेबल। जब शब्द लंबा है तो बोलते वक्त उसको किसी एक जगह पे तोड़ना पड़ता है। ज्यादातर वो वॉवेल पे तोड़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो जब उसको इस तरह वॉवेल पे तोड़ा जाता है तो उसका एक हिस्सा सिलेबल कहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक लंबा शब्द लेता हूँ, फोटोग्राफी। हम जो कैमरा से करते हैं फोटोग्राफी। अब धीरे धीरे बोलता हूं तो आपको भी पता चलेगा इसमें 4 सिलेबल है। फोटोग्राफी। अब देखिए चारों सिलेबल स्वर पे, वॉवेल पे खत्म होते हैं। फो, PHO वॉवेल है आखिरी। टो, ग्रा, फी। और बोलते वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द को स्ट्रेस करें, कौन से शब्द को हल्का बोले। मैं चारों तरह से शब्द बोल सकता हूं। फोटोग्राफी, 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 फोटोग्राफी। लेकिन ये कोई सेट नियम नहीं है। अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। जब आप शब्द को सिलेबल के नियम से नहीं तोड़ते हैं तो बड़ी गड़बड़ पैदा होती है। समझो अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद में हूं और हमारा शहर साबरमती नदी के किनारे पे बसा है। अगर मैं फोन उठा के आपको बोलूं कि मेरा शहर साबरमती नदी के किनारे पे है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, असमंजस में गिर जाओगे। ये कौन सी नदी आ गई इंडिया में? साबरमती नदी। लिखने में तो दोनों सेम है। मैं साबरमती लिखूं या साबरमती लिखूं, पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलने में पड़ता है। और ये सिलेबल का महत्व है। हमारी गुजरात की बॉर्डर को छू के, वहां से ज्यादा दूर नहीं, जैन का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है राणकपुर करके। अब मैं राज कपूर की तरह राणकपुर को राण कपूर बोलूं तो कोई समझ नहीं पाएगा मैं कहां जाना चाहता हूं। हाँ, तो ये सिलेबल का महत्व है। उसके बाद वर्ड आता है, यानी शब्द। फ्रेज। फ्रेज के बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं कि फ्रेज के अंदर न कर्ता होता है न क्रियापद होता है। लेकिन फ्रेज का काम है कि आपने जो वाक्य बोला उसके बारे में कोई एडिशनल, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। जैसे हम एक सिंपल वाक्य बोलते हैं जो मैंने आपको अभी सिखाया, आई वॉक। तो इससे पता तो चलता है मैं चल रहा हूं, हर रोज चलता हूं। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि आई वॉक इन द गार्डन, तो ये इन द गार्डन से आपको पता चलता है मैं किसी गार्डन में वॉक लेने जाता हूं। तो ये जो इन द गार्डन है, जिसमें न क्रियापद है और न कर्ता है, ये वाक्य कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे शब्द समूह को फ्रेज बोलते हैं। क्लॉज और सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य, ये सिंपल है। क्लॉज का मतलब भी वाक्य होता है, लेकिन जब हम एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम 2 वाक्य को जोड़ेंगे। मैं हिंदी, इंग्लिश में तो एग्जांपल नहीं दे सकता, हिंदी में देता हूं कि मेरी वाइफ बीमार है, ये एक वाक्य हो गया। मैं खाना बनाता हूं, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इसको जोड़ता हूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे मीनिंग क्या है। जब मेरी वाइफ बीमार है तब मैं खाना बनाता हूं। तो इसमें 2 सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए जो लंबा वाला है
उसको सेंटेंस बोलते हैं, और इसके अंदर जो है इसको क्लॉज बोलते हैं। मतलब इस क्लॉज में वही गुण होते हैं जो सेंटेंस में होते हैं, लेकिन क्लॉजेस को जोड़े जाते हैं, और ये एक कठिन चीज है सीखने में। आपको कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सब आएगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह से सेंटेंसेस ज्वाइन किए जाते हैं। तो अभी वक्त हो गया है, और जाने से पहले एक बात बोल दूं कि हर स्लाइड में आने वाले इंग्लिश शब्द आपको 7 दिन में सीखने पड़ेंगे। मैं धीरे धीरे हिंदी शब्द बोलना कम करूंगा, और मेरी पीपीटी फाइल में हिंदी शब्द लिखना भी कम करूंगा, क्योंकि अगर मैं हिंदी बोलता ही रहा और हिंदी लिखता ही रहा तो हमारा आखिरी सेशन भी हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश का क्या होगा मुझे नहीं पता। तो याद रहे, मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ। 7 दिन के अंदर आपको जो भी एक्सरसाइज दी है, जो भी स्लाइड दिखाई है, उसमें जो कुछ भी आता है वो कंठस्थ करना पड़ेगा। तो आपसे विदा लेता हूँ, अब हम सोमवार को मिलेंगे। ओम शांति। और इंग्लिश सभ्यता के हिसाब से मैं आपको विश करता हूँ, आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड वीकेंड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।